एक तो कंटिन्यू करने से पहले, जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे थे और उसमें जो POGRN वाली मैं साइकिल चला रहा था, उसमें वो रिसीट लाइन नहीं आ रही थी, ठीक है। तो बाद में शायद पीछे प्रोसेस के करके नहीं आ रही थी या किस लिए, मुझे आइडिया नहीं उसका, लेकिन अब वो ठीक है, लेकिन अब वो शो हो रही है। मैंने POGRN फिर से नहीं बनाया, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा। मैं आपको बस लाइन कैसे स्ट्रेच करना है वो दिखा देता हूँ। हम अकाउंट्स पेपर ले गए, AP इनवॉइस एंट्री, ग्रुप मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है POGRN के नाम से, ठीक है। अभी इसके अंदर सप्लायर बना हुआ है मेरा, हेडर भी बना हुआ है, ठीक है। बस मेरे को लाइन स्ट्रेच करनी है, तो वो सप्लायर हेडर कैसे बना था वो तो मेरे तभी क्लियर हो गया। लाइन के लिए मैं यहाँ सेव करूँगा, यहाँ पे न्यू रिसीट लाइन। तो अब जो जो रिसीट हो चुका होगा वो मेरे पीओज हैं वो यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे मेरा जो ओला था 10064 था, वो यहाँ पे स्ट्रेच नहीं होता। अब मैंने नया पीओ भी बनाया था, GRN मारा था, तो ये मेरा अब 65 आ गया। मुझे इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट लाइन करना है, मेरा काम खत्म है भाई। बस अब वो जितना वो पीओ है, जो मेरा पीओ था जिसका GRN बना था, उसके अकॉर्डिंग अभी मेरा एज इट इज फॉर्म वो जो है क्या कहते हैं इनवॉइस बन गया है। मुझे बस ये इनवॉइस करना है और इसको यहाँ पे क्या कहते हैं मैच कर लेना है, ठीक है। मेरे को POGRN के टाइम पे इनवॉइस खुद से क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें इसमें ऑलरेडी ग्रे आउट है, आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर चेंजेस करने हैं यहाँ से डिलीट करके पहले GRN चेंज करो या फिर पहले PO चेंज करो, जैसा भी, ठीक है। अब नॉर्मली इसको मुझे क्या करना है, मैं इसकी अब इसकी एंट्री जनरल एंट्री क्या पास होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा उस इनवॉइस वो निकला, और नीचे जो मेरी जर्नल एंट्री में पास होगी वो मेरा जो मेरा इंटरमीडिएट अकाउंट जो GRN के टाइम पे डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था सॉरी, वो अब यहाँ पे डेबिट हो गया। और मेरा मशीनरी रेंट पेबल जो भी मैंने अपना उस पर किया हुआ था, कंट्रोल कोड लगाया वो, और मेरा इनपुट अब ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो इंटरमीडिएट अकाउंट था ये का इस फैक्ट हो गया नलीफाई। और जो मेरी फाइनल एंट्री पास हुई है वो मेरी डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इनपुट GST @ 5%, इनपुट IGST 5% और टू मशीन रेंट पेबल, ये मेरी एंट्री पास होगी बुक्स में। अब मुझे सेम इसको पोस्ट करना है। इनवॉइस अप्रूवल का एरर फिर से वो हर बार दी गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा वेरिएंस आ गया। वेरिएंस क्यों आया है, क्योंकि जैसे मैंने मैम को बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मेरा इस लेवल पे मेरा वेरिएंस जो है मतलब आना नहीं चाहिए, ये मेरा हमेशा मैच होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं डाला, तो इसलिए मेरे को वेरिएंस आ गया। अब देखो, अब ये मेरा जो इनवॉइस है इसको मुझे चेंज नहीं करने देगा ये। इसको चेंज कराने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा किसके पास, अपने HOD के पास, और HOD को बोलना पड़ेगा कि एक इनवॉइस ऐसा है जो आपने अप्रूव कर दिया है, वो मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम रीजन। वो आपसे रीजन पूछेंगे या जो भी रहेगा, ठीक है। तो उस लेवल पे आपको क्या करना है, मतलब इस लेवल पे जो हमारे HOD बंदे होंगे वो क्या करेंगे, ये जो सेम इनवॉइस मैंने अभी अप्रूव किया था वो मेरा ये अनअप्रूव AP इनवॉइस में दिखने लग जाएगा। मैं अनअप्रूव AP इनवॉइस में आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो जो इनवॉइस अभी मैंने अप्रूव किया था वो मेरे को यहाँ पे अनअप्रूव में दिख रहा है, ये AP इनवॉइस मेरा ग्रुप के ऐसे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे जाके इसको अनअप्रूव करना है, ये मुझे अनअप्रूव यहाँ पे करना है, सेव करना है। अब ये मेरे को यहाँ से हटेगा, और अब ये मैंने अनअप्रूव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए AP इनवॉइस एंट्री में मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, अब ये फिर से मेरे पास एडिटेबल मोड में आ गया। तो कोई भी इनवॉइस पोस्ट करने से पहले भी आपको अप्रूव चाहिए,
अप्रूवल चाहिए एचओडी का, एक बार उन्होंने अप्रूव कर दिया और अब आपको चेंज करने हैं तो स्टिल आपको उस एचओडी के पास जाना पड़ेगा ताकि वो सेम इनवॉइस को अनअप्रूव करे। अब मैंने इनवॉइस चेंज किया, अगेन वही प्रैक्टिस, फिर से अप्रूवल जाएगा एचओडी के पास। सेव हो गया, सेव होने के बाद अगेन वो मुझे अब एपी इनवॉइस अप्रूवल में देखने लग जाएगा। आ गया मेरा फिर सेव, अब अप्रूव किया मैंने। अब यहाँ पे वो मेरा जो अब फिर से अप्रूव आ गई, अब वो मेरे को पोस्ट करने देगा। अप्रूव करता हूँ पोस्ट। अब वो मेरे को पीछे इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे वो प्रोसेस हो जाएगा वो यहाँ से मुझे हट जाएगा, इनवॉइस हट गया। अब ये मेरा अपने रिस्पेक्टिव लेजर्स में पोस्ट हो चुका है। अब ये इनवॉइस आपको कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखेगा तो उसके लेजर में दिखेगा जहाँ पे एपी इनवॉइस ट्रैकर में दिखेगा। ठीक है, तो अब इनवॉइस के जो दो पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, मिसलेनियस वाला और पीओजीआरएन वाला। मैम पीओजीआरएन वाला क्लियर है आपको? मतलब ये इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो शायद इसलिए भी थोड़ा वो मतलब ब्रेक आ गया, तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है। बट हाँ, इनवॉइस देने के जो दो वे आउट थे, एक तो मिसलेनियस और पीओजीआरएन, वो दोनों कंप्लीट है। ठीक है, बाकी जब आप यूएटी का जो मैम स्क्रिप्ट है ना, इसमें जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो स्टेप एज इट इज लिखे हुए हैं। ठीक है, वो इन्वेंटरी वाले में होगा या इसी के अंदर? नहीं, वो पीओजीआरएन वाला इन्वेंटरी में होगा, वो इन्वेंटरी वाले उसमें होगा। ठीक है ना, बाकी जो एपी इनवॉइस बनाना वो इधर आ रहा है। एपी इनवॉइस में लिखा हुआ है कि आप इनवॉइस मिसलेनियस बना रहे हैं या फिर आप पीओजीआरएन बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है एपी एडजस्टमेंट। अब एपी एडजस्टमेंट क्या है, चलो उससे मैं एपी एडजस्टमेंट बता देता हूँ। एपी एडजस्टमेंट में क्या है कि जैसे हमने कोई भी किसी भी वेंडर से पैसा, मतलब कोई भी उसका एडजस्टमेंट करें, एडजस्टमेंट मतलब उसके वहां से पैसा हटा के किसी और लेजर में डालना है, किसी भी सप्लायर में। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं सिर्फ अपना एपी एडजस्टमेंट कार्ड है इसे ओपन करूँगा। ये मेरे एपी एडजस्टमेंट सप्लाई अकाउंट्स पेबल जर्नल ऑपरेशन उसमें आएगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बस मुझे एक सप्लायर सेलेक्ट करना है। अगर उस सप्लायर के अगेंस्ट में कुछ होगा तो वो दिखाएगा, अगर बैलेंस ही नहीं होगा तो वो नहीं दिखाएगा। जैसे एक मेरा ये सप्लायर है, ठीक है, अभी मेरे को सप्लायर दिखाएगा। अभी मेरे से इनवॉइस पूछेगा कि इसके किस इनवॉइस के अगेंस्ट आप में आपको एडजस्टमेंट करनी है। मैं इसका इनवॉइस लेता हूँ ये वाला। अब उसके बाद इस इनवॉइस का अमाउंट है 10 लाख तक। मुझे कितनी एडजस्टमेंट करनी है वो मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए पूछेगा। अब एडजस्टमेंट, क्योंकि ये मेरा सप्लायर है, मैं इसका अमाउंट कम करूँ, अगर मैं बढ़ाऊंगा, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है ऊपर नीचे करने का। ठीक है, एक ऑप्शन है मेरे पास डेबिट मेमो क्रेडिट मेमो, तो मैं एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेगेटिव में करूँगी क्योंकि मेरे को अमाउंट बैलेंस इसको क्या कहते हैं कम करना है। इसको मैं करता हूँ 2 लाख। 2 लाख कर दिया। अब इसने मेरे को नया बैलेंस बता दिया, सिर्फ इनवॉइस का बैलेंस बता रहा हूँ मैं, ये सप्लायर स्टेटमेंट नहीं है। मतलब हो सकता है इसका सप्लायर का जो नेट बैलेंस है वो 4 लाख ही हो, लेकिन इस इनवॉइस के अगेंस्ट में कितना एडजस्ट करना है ये वो बता रहा है। अब यहाँ पे मैंने इनवॉइस कर दिया, एडजस्टमेंट हटा दिया। अब मेरे को यहाँ पे जीएल अकाउंट है वो मैप करना है। जीएल अकाउंट में मैं लेजर हटाऊंगा, जोन सा भी लेजर मुझे यहाँ पे डालना है मैं उसको मैप करता हूँ। लेट से मैं फॉर एग्जांपल 1000 डाल देता हूँ। मैंने 1000 डाल दिया। हाँ, जैसे मैंने अकाउंट डाला और सेव किया एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद मुझे ये चेक करना है, तो मैं सप्लायर स्टेटमेंट में इसी का सप्लायर स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ। नहीं, एडजस्टमेंट के लिए अप्रूवल नहीं लगाया हुआ अभी, लेकिन लगाना है। देखो, बैलेंस कम करने के 2 वे आउट है, एक तो आप एडजस्टमेंट कर लो, दूसरा हमारा डेबिट मेमो क्रेडिट मेमो है। ठीक है, तो अगर आप डेबिट मेमो के थ्रू एडजस्ट करते हैं फिर तो अप्रूवल चाहिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल ऐसे एडजस्ट करते हैं तो अप्रूवल नहीं चाहिए। इसमें मैंने सप्लायर रखा है ये वाला।
ये वही तो एपी एडजस्टमेंट है। अगर मेरे को किसी भी सप्लायर का इनवॉइस बैलेंस कम करना हो, दो वे होते हैं मेरे पास। एक तो मेरा एपी एडजस्टमेंट वाला मैंने आपको बताया, दूसरा है डेबिट क्रेडिट, डेबिट में वाला, वो अलग में है। ठीक है, आप कह रहे हो कि जैसे उसने मेरे को इनवॉइस भेजा, हाँ ठीक है, और मैं उसके इनवॉइस को लाइक से उसने मेरे को 20,000 का भेजा और मेरे को 15,000 का ही पास करना है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि या तो मैं 15,000 का उससे कर दूं, उसके आगे 5,000 का डेबिट मेमो बना, डेबिट में दे दूं, अदरवाइज मैं यहाँ पे 5,000 का यहाँ से डिडक्ट कर दो, और वो बैलेंस एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन देखो, अगर आप डेबिट मेमो करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपने डेबिट किया था, मतलब बैलेंस जो कम किया था आपने उल्टी एंट्री करी। पहले आपने डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट टू सप्लायर किया था, आपने डेबिट मेमो किया तो वो उल्टी हुई। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या है, सप्लायर का तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको दूसरा जो अकाउंट में वो पैसा डालना वो आपको मेंशन करना पड़ेगा एडजस्टमेंट में। हाँ, इसके अंदर एडजस्टमेंट वाले, हाँ उसमें तो सब कुछ ही होएगा हाँ, डेबिट मेमो के अंदर ऑलरेडी कंट्रोल कोड्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिवर्स एंट्री कर देगा। और आप जो कह रहे हैं एडजस्टमेंट वाला इसके अंदर आपको उसी टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। वो कहाँ डिफाइन, देखो पहले मैं आपको जैसे मैंने अभी एडजस्टमेंट करी है, तो मेरी एडजस्टमेंट एंट्री दिखा रहा है इस तारीख को, जो मैंने अभी 2 लाख रुपए माइनस किया। तो मेरे जो 10 लाख का इनवॉइस है इसमें 2 लाख माइनस हो गए, और ये मेरा 8 लाख, ठीक है। डेबिट में उस वाली एडजस्टमेंट लिखी, मैं एडजस्टमेंट वाली एक बार फिर से एंट्री बताऊँ। जनरल ऑपरेशंस में मैं एडजस्टमेंट में आया, मैंने सप्लायर सेलेक्ट किया हुआ है, अभी मेरे को इनवॉइस मांग गया। अब यहाँ पे मेरे 2 इनवॉइस बने हुए हैं, एक 10 लाख का और एक 5/25 का। 10 लाख वाले इनवॉइस का भी जो बैलेंस है वो 8 लाख ही दिखाता है, क्योंकि अभी मैंने 2 लाख थे, ठीक है ना। अब किस इनवॉइस के अगेंस्ट मुझे एडजस्ट करना है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने ओके कर। अब वो कितना अमाउंट मेरे को एडजस्ट करना है उसके लिए मैं माइनस करके, माइनस लेट से 3 लाख, अब इसने मेरे को जो नया मेरा बैलेंस दिया वो 5 लाख। अब इसी टाइम पे मेरे को जीएल अकाउंट में हिट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जीएल अकाउंट पे गया, सर्च किया, मैंने ये आधार डाल दिया, ठीक है। अब इसको जैसे मैं सेव करूंगा एडजस्टमेंट होगी यहाँ, ठीक है। अब वहाँ से बैलेंस हट के उधर चले जाए, और अब इसके वेंडर, अब जब एडजस्ट इसका ये देखोगे, सप्लायर स्टेटमेंट देखोगे इसकी सी रॉदेन ग्लैंड की, तो वो आपको दिखेगा कि इसमें अब बैलेंस जो उस इनवॉइस के अगेंस्ट कम होता जा रहा है, ठीक है। एक मेरा वे आउट था ये। अब दूसरा वे आउट मेरा क्या है कि मैं जनरल ऑपरेशन में गया, एपी इनवॉइस एंट्री, तो एपी इनवॉइस एंट्री में ही मैं बनाऊंगा डेबिट यूए, एक मैंने ग्रुप बनाया, ठीक है। इसके हेडर पोर्शन में यहाँ पे मेरे को आ रहा है न्यू डेबिट मेमो, मैं यहाँ न्यू डेबिट मेमो लूंगा। अब इसके अंदर क्या है, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं डेबिट मेमो बनाते हुए यहीं पर ही एक सप्लाई उसका इनवॉइस का रेफरेंस ले लूँ, या मैं सिर्फ एक डेबिट मेमो बना दूँ और उसके अगेंस्ट पैसा कम कर दूँ सप्लायर के अगेंस्ट। मेरे को नहीं पता अभी, हाँ ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ अभी मुझे नहीं पता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कौन सा, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, होता यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है ना। बट मैं आपको दोनों वे, अगर आप ऐसे करेंगे तो अगर आप रेफरेंस इनवॉइस करेंगे और सर्च मारेंगे तो ये मेरे को सारे इनवॉइसेस दे देगा, नहीं ये हाँ ये सारे इनवॉइस देगा, नॉट वेंडर, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सभी के मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले सप्लायर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सप्लाई किया बुरहानी शीट 10 में, मैंने सप्लाई सेलेक्ट कर दिया। अब जब मैं रेफरेंस पीओ करूँगा तो वो मेरे को वो मुझे सारे ही वो देगा पीओ, ठीक है, जितने सारे हैं वो मैं सप्लायर से देख सकता हूँ, ठीक है। मतलब जैसे आपका पॉइंट था कि अगर मैंने सप्लायर किया तो उसी सप्लायर के अगेंस्ट जितने इनवॉइसेस हैं सिर्फ वो सर्च पे दिखा, सिस्टम वैसे नहीं दिखाता, वो दिखाता है सारे, लेकिन आपके पास इनवॉइस नंबर तो रहेगा, ठीक है। ये करना, वो करना चाहिए, हाँ जी सर, सप्लायर मैं काम, ये जो आप कह रहे हैं ठीक है, मैं इसको वो करवा दूँ कि अगर मेरा, हाँ कि अगर सप्लायर आ गया, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी कस्टमाइजेशन है, ये ज़्यादा मतलब फिल्टर आउट पे वेंडर आ गया तो वो उसी का इनवॉइस सिलेक्ट करें, ठीक है।
ठीक है। अब डेबिट मेमो के लिए इनवॉइस मुझे अपने पार्ट पे भी बनाना है। मैंने अभी वैसे इसमें कोई इनवॉइस रेफर नहीं किया, बट जो आप कह रहे हैं मैं उसके अगेंस्ट बता दूँ। ठीक है, मुझे इनवॉइस अपने पार्ट पे भी बनाना है। मैंने डेबिट मेमो बनाया। डॉक्यूमेंट टाइप मेरे को डालने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट टाइप एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये तब होते हैं जब मैं टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन लीगल नंबर के लिए अपने इसमें डाल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो दोनों का जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो लीगल नंबर है, वो कस्टमाइज है, तो मेरे को यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं। उसके बाद उसके इनवॉइस की डेट, मैंने इनवॉइस जितनी भी है नॉर्मल लिखी, मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं लाइन कुछ नहीं, वो उसको उठाएगा ही नहीं। उसका डाल देखो, आप डॉक्यूमेंट आपको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, वो छाप ही नहीं। पहले कोई डॉक्यूमेंट आ चुका होगा तो उसको हाँ देखो, अब जैसे मैंने डेबिट मेमो बनाया, डेबिट मेमो बनाने के बाद मैंने उसे सेव कर दिया, तो मेरा लीगल नंबर जो है वो कस्टमाइज वाला डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, जिसमें हमारा कंपनी के इनिशियल्स, फिस्कल ईयर, उसका क्या कहते हैं, इस बंदे का स्टेट कोड, हमारे वेंडर का, और फिर उसके बाद ये डीएन और वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट। अभी हम डेबिट मेमो बना रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा डीएन आएगा, बाकी टाइम वो सीएन आएगा अगर हम क्रेडिट नोट बनाते हैं। ठीक है, मैंने तो सेव किया। अब मैं लाइन पे आया। अब अगेंस्ट में से मैं यहाँ पे मिसलेनियस लाइन ऐड करता हूँ। मुझे अपने, जैसे आपने मेरे को बताया कि आपके पास जब इनवॉइस पता है तो इनवॉइस की आपको लाइंस भी पता है कि कौन सी लाइन के अगेंस्ट पे ये मेरा डेबिट मेमो बन रहा है, तो वो लाइंस के लिए मेरे पास पार्ट होगा। मैं यहाँ पे पार्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके। ठीक है, कितना मेरे को अमाउंट डिलीट वो करना है, लेट्स से मैंने 1 लाख डाल दिया। अब चाहे तो मैं अमाउंट भी डाल सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो सप्लायर क्वांटिटी वाइज भी डाल सकता हूँ कि मेरे को क्वांटिटी की भी अगर मैं डिटेल चाहिए कि मुझे कितनी, मैंने 10 क्वांटिटी वापस करनी है, 10 क्वांटिटी का मेरे को डेबिट मेमो बनाना है, तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी डालूंगा, उसका जो भी रिस्पेक्टिव रेट होगा वो डालूंगा, तो अपने आप एक्सटेंडेड अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने ये नहीं डाला, डायरेक्ट एक्सटेंडेड अमाउंट डाला, वो ले लिया। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। हेडर पे जीएसटी का इम्पैक्ट ऐसे है, जैसे अगर मैं हेडर पे टैक्स पे यहाँ पे लेता हूँ इंटर, ठीक है, अब इसको कर दिया सेव। अब उसने मेरा ये जो 18% है मैंने कहीं पे मैप नहीं किया था, लेकिन इसने अपने आप उठाया। अपने आप क्यों उठाया, क्योंकि जब मैंने लाइन पे ये पार्ट बनाया हुआ है उसके अंदर मैंने जीएसटी 18% डाला हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके 5% कर देता हूँ, अब वो सेव करता हूँ, तो अब वो 5% लेगा। तो डेबिट मेमो में भी जीएसटी का इम्पैक्ट ऐसा ही लेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरी सारी एंट्री बन गई है। मेरे को यहाँ पे बस एक वेरिएंस वाला अमाउंट डालना है। अब जो मैंने अभी डेबिट मेमो बनाया था, उस डेबिट मेमो का इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी इस एडिट लिस्ट में। डेबिट मेमो उसका टाइप क्या था, इनवॉइस डेट, इसके लिए जो भी मैंने पोस्टिंग रूल यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है वो, उसकी जर्नल एंट्री फाइनल क्या पास करा है, कि अब जो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले मैंने डेबिट किया और क्रेडिट किया होगा, उसने मेरे को डेबिट कर दिया, मेरा इनपुट इसने रिवर्स बैक कर दिया। और अब जो डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने पहले डेबिट किया होगा तो वो मैंने क्रेडिट किया। एडजस्टमेंट के अंदर ये वाला जो अकाउंट है हम सिलेक्ट कर रहे थे मैम, इसके अंदर वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, प्रोवाइडेड ये सिलेक्ट मेरा कहाँ से हो रहा है, जब मैंने पार्ट सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस वाला मैंने पार्ट पे मैप किया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ये अपनी अपनी जगह में जा रहे हैं। मुझे इसे अप्रूवल के लिए भेजना है।
एंट्री ये पोस्ट हो गई है। ये एंट्री रिस्पेक्टिव लेजर्स में अपना दिखाने लग जाएगी नॉर्मली, ठीक है। जैसे अगर मैं सप्लायर स्टेटमेंट लेता हूँ, तो इसके अंदर जो मेरा सप्लायर था मैं वो करता हूँ, मेरे से 109 था 190 नहीं था पुराने से। इसके अंदर उस डेबिट मेमो का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाने लगे, 1,05,000 पे ये मेरे को नेगेटिव दिखा रहा है। अभी इसमें सिर्फ डेबिट मेमो ही दिखा रहा है क्योंकि अभी इसके अगेंस्ट मैंने कोई इनवॉइस बनाया ही नहीं है, ठीक है। अभी डेबिट मेमो इसमें दिखा रहा है। अच्छा, अब जैसे आपने मेरे को बताया कि मेरा जो डेबिट मेमो है हमेशा किसी ना किसी इनवॉइस के अगेंस्ट रहेगा, हमेशा, ठीक है ना। बट बाई चांस मैंने कभी इनवॉइस बनाया और वो उस पर क्या कहते हैं डेबिट मेमो बनाया और उस पर रिस्पेक्टिव इनवॉइस मैप नहीं की, ठीक है। ऐसा हो सकता है मैंने मैप नहीं किया, किसी भी यूजर ने ऐसा कर दिया, या फिर मुझे पता ही नहीं है, उस बंदे ने मेरे से 2 लाख रुपये कम करवा लिए, कर दो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब बाद में इनवॉइस में कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट करना मुझे नहीं पता। उस केस में क्या है, डेबिट मेमो मेरा बन जाएगा ऐसे ही, इनवॉइस भी मेरा बन जाएगा जो मेरा नॉर्मल प्रोसेस है। बस मुझे क्या करना है, अकाउंट्स पेबल के जनरल ऑपरेशंस में यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई डेबिट मेमो और प्रीपेमेंट, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब इस केस में ये मेरे से मांगेगा सप्लायर और इनवॉइस। मैंने सप्लायर उठाया, मेरा सप्लायर था ये वाला पुरानी से 190। जैसे मैंने ये उठाया और अब मैं इनवॉइस लेता हूँ, ये सबसे पहले मेरे से मांगेगा डेबिट मेमो का इनवॉइस, जो क्रिएटेड है वो ऑलरेडी दिखा देगा। मैं इस डेबिट मेमो का इनवॉइस को क्रिएट करके यहाँ सेलेक्ट करूँगा, इसको कर दूंगा ओके। दूसरा स्टेप क्या है कि मैं डिटेल में जाऊँगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा न्यू डेबिट मेमो करेक्शन इनवॉइस। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इनवॉइस जो है, अब इस जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको करना है, आपको सारे इनवॉइस यहाँ दिखेंगे। आपको जिस इनवॉइस में मैप करना है वो आप यहाँ पे डाल के सेव कर दीजिएगा। आपका डेबिट मेमो अब एक इनवॉइस से मैप हो चुका है। इसके अंदर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इस सप्लायर का मैंने अभी तक कोई नॉर्मल इनवॉइस ही नहीं बनाया। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने आपको डेबिट मेमो बना के दिखा दिया, ठीक है। तो इनवॉइस को अगर मेरे को डेबिट मेमो को किसी भी इनवॉइस से मैप करना है तो एक तो मेरा वे आउट ही है, या फिर एक मेरा वे आउट हुआ है कि मैं इनवॉइस में ही रेफरेंस इनवॉइस देके उसको वो कर दूँ। रिपोर्ट में मेरा दोनों दिखेगा, ठीक है। और ये जो आपके इसमें स्क्रिप्ट में अप्लाई डेबिट मेमो कंसेप्ट है ये अलग से लिखा हुआ है। अब ये जो बाकी की फील्ड्स हैं, जैसे ये वाला MSME, ये कहाँ से आई है कैसे आई है मैं बता देता हूँ। हमारे सिस्टम में ना कई ऐसी फील्ड्स हैं। हाँ जी मैम, पेमेंट वॉइड ये अभी होगा नहीं, ये उसमें आएगा, क्या कहते हैं बैंक वाले उसमें, तो इसलिए मैंने पेंडिंग में डाला, ठीक है। वैसे पेमेंट वॉइड एंट्री मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई कोई भी पेमेंट मैंने की हुई है जो मैंने प्रोसेस कर दिया है, लेकिन बाद में मेरे को पता लगा कि ये मेरी वॉइड एंट्री है किसी भी उससे रीज़न से, तो मैं उस वॉइड एंट्री वाले उस पर जाता हूँ। मेरी जितनी पेमेंट्स हैं सब, जैसे मैंने अभी ये डेबिट मेमो अप्लाई किया, वो मुझे 2 चीज़ें पूछेगा, एक तो सप्लायर पूछेगा कि उसका इनवॉइस पूछेगा, इसका पेमेंट पूछेगा, मैं उस पर जाके करके प्रोवाइड करूँगा, वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये जो वॉइड मतलब इनवॉइस पास हो गया इस टाइम, मेरा वाउचर बन चुका है, हाँ वाउचर बन चुका है, ठीक है। अब MSME के ऊपर जाना है। जैसे हमारे सिस्टम में ना कई फील्ड्स ऐसी हैं जो कस्टमाइज्ड हैं। अब वो कस्टमाइज्ड फील्ड, जैसे अगर मैं सप्लायर पार्ट पे आता हूँ, तो ये जो मेरी MSME फील्ड है ये कस्टमाइज्ड है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो हर एक फॉर्म्स में बनी होगी। तो अगर मैं एक नया सप्लायर उठाता हूँ तो इसके अंदर तो क्या है, मेरे ड्रॉप डाउन में 2 हैं, MSME या नॉन MSME। लेकिन मान लो मुझे ड्रॉप डाउन के अंदर 3-4 और फील्ड्स चाहिए, हालांकि MSME तो 2 ही रहेगा, लेकिन मैं दूसरे किसी और चीज़ की बात करूँ, जैसे मैं पार्ट की बात करता हूँ, पार्ट में मेरा साइजेस आता है, साइजेस के अलग अलग होते हैं, बाद में वो डिफाइन होते हैं, तो वो मुझे कैसे डालनी है। मैं इस फील्ड में जाता हूँ, ओपन विथ करूँगा, ये मेरा यूज़र कोड एंट्री है,
और यूजर कोड एंट्री में आया। अब ये मेरे को इधर इसने एमएसएमई का एक तो वो फील्ड टाइप बता दिया, ये जो मेरा कोड टाइप है ये मेरा इस फील्ड का नाम है। अब इसके ड्रॉप डाउन में मुझे जो ऑप्शन जो डालने हैं वो मैं यूजर डिफाइंड कोड्स में जाके यहाँ कोड्स डालूंगा और ये मेरी डिटेल आएगी। अभी 2 बने हुए हैं, आप जितने ऐड करते रहेंगे वो इस लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। तो जैसे मेरा एमएसएमई है, एक्टिव है, उसका डिस्क्रिप्शन सब आ रहा है। नॉन एमएसएमई है, एक्टिव है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये जो वेरियस फील्ड्स हैं वो अलग अलग फॉर्म में बनी रहेगी। अगर आप पार्ट पे कलर एंड साइज पे जाएंगे तो उससे भी जाएंगे तो भी आप इसी भी आएंगे। तो ये जो मेरा यूजर डिफाइंड कोड मेंटेनेंस है वो सिर्फ इसीलिए। ठीक है, अब हमारे यूजर डिफाइंड कोड्स में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, कलर वाला जो मैं पार्ट और कलर की बात कर रहा हूँ। हमारे उसमें पार्ट में कलर और साइजेस है, तो ये साइज वाला मैंने सेलेक्ट किया। इसके अंदर मेरे कोड्स में 2 सिलेक्टेड है, 2 बने हुए हैं एम एंड एस। ये और ये जो मेरी फील्ड है साइज वाली, ये मुझे दिखेगी पार्ट पे। जो जैसे मेरे को अमेजिंग जी ने बताया था कि अगर शूज़ आ रहा है कोई, अब शूज़ कौन से कलर का आ रहा है, या फिर मैं किसी भी अपने पार्ट का शूज़ का पीओ बनाता हूँ तो अब वो कौन से कलर का है, कौन से साइजेस का है, ये मुझे सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको मतलब अपने उस फॉर्म पे सिलेक्ट करना है एम एस और एल। वो एम एस एल आएगा कहाँ से, वो मेरा यहाँ से आएगा। मैं यहाँ पे जो जो डिफाइन करता रहूँगा वो वहाँ पे मेरे को ऑप्शंस में देता रहेगा। ठीक है, बाकी जितने भी डिफाइंड कोड्स वाले काम है ये बेटर है कि अगर कभी किसी को ये आती है तो वो किसी आईटी वाले पर्सन से ही कर रहे हैं। ठीक है, खुद ना करें। तो फिर आप एक्सेस हटा दोगे ना? हाँ जी, एक्सेस हटा दोगे ना? हाँ वो एक्सेस हटा देंगे। लेकिन हाँ अगर बना हुआ, जैसे मान लो एमएसएमई नॉन एमएसएमई ये 2 दिख रहे, ठीक है ना, अगर किसी को पता करना है कि तीसरा नहीं दिख रहे क्यों नहीं दिख रहे उसके लिए, ठीक है ना, बाकी हाँ एक्सेस हटा दो। मतलब जो दिखने चाहिए वो भी रहे देखेंगे। वही दिखेंगे, बट इन इसको मतलब जैसे अब ये मेरा एमएसएमई एक नॉन एमएसएमई, कल को इसमें कोई एक और कैटेगरी आ गई मुझे यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे यूजर डिफाइन कोड देना। ठीक है, अभी जितना भी मेरा पोर्शन कंप्लीट हुआ है वो सारा ये था जो आपका बेस के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैंने नहीं बताई, हो सकता है शायद नहीं बताई ही नहीं होगी। ठीक है ना, बट वो बाय द टाइम होती रहेगी आपके पास। जैसे जैसे केसेस आते रहेंगे कि मेरे पास एक ये इन्वॉइस आया, कैसे कुछ करना है, आप मुझे कॉल करिए, वो मैं आपको उसी टाइम पे बताता रहूँगा। लेकिन बेस के लिए जो चाहिए था वो सारा हो गया। ठीक है, अगर जो पीओ के जो पीओ का अमाउंट और अपना जो इनवॉइस आती है परचेज में, जो टैक्स इनवॉइस आती है उसका अमाउंट डिटेल आता है। तो देखो अगर देखो पीओ आया, पीओ बनेगा, पीओ के बाद रिसीट होगी। तो जो आप इनवॉइस बनाते हो ना, ठीक है, एक तो जो आपने पहली बात बोली अमित जी ने बोला था कि वो ऐसा होता ही नहीं है किसी में। अगर इनवॉइस अलग आया तो वो पहले मेरे से पीओ चेंज करवाता है, कभी इनवॉइस और पीओ उसका मिसमैच करता ही नहीं है। बट इन केस अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो वो पीओ बनाएगा। आपने अपने सिस्टम में पीओ बनाया, हमारा सामान आया, आपने जीआरएन बनाया, तो अब आप एपी इनवॉइस बनाओगे तो वो आपका एपी इनवॉइस उस जीआरएन की डिटेल लेगा, ना कि उसके बनाए हुए पीओ। तो हाँ, आप तब उस टाइम पे आपको दिख जाएगा कि जो उसने मेरे को इनवॉइस बना के दिया और जो मेरा सिस्टम बना के भेज रहा है, जो कि मेरा पीओ से मैप हो रहा है, उसमें डिफरेंस है। तो फिर आप वो रिस्पेक्टिव सप्लायर को फोन कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि क्यों डिफरेंस। ठीक है, अगर किसी वेंडर का यूजर बनाओगे जैसे हमने पहले एडवांस पेमेंट कर हाँ जी, तो आपके सिस्टम में तो बिल पकड़ पाता है नहीं वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मैं आपको वो कैसे होगा देखो, अभी आपने बताया ना एडवांस पेमेंट। एक तो ना हमारे यहाँ पे सिस्टम में अगर मैं किसी को एडवांस पेमेंट करता हूँ, ठीक है ना, और किसी को प्री पेमेंट करता हूँ, तो मुझे पहले अपने इनवॉइस अपने इसमें जिसको मैं वाउचर बोलता हूँ उसकी जगह पे यहाँ पे एक इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे एपी इनवॉइस में आता हूँ मैं, ठीक है, इस एपी इनवॉइस एंट्री में है। इनवॉइस मतलब उसका आएगा बाद में, पहले पेमेंट करनी हाँ लेकिन सर सुनो, देखो जो इनवॉइस की आप बात कर, अभी जो हमारी बेसिक टर्म है ना, वो टर्मिनोलॉजी में इनवॉइस का मतलब वेंडर का दिया हुआ बिल, वही है। सिस्टम में उसको तो इनवॉइस बोलते बोलते हैं, लेकिन जो हम वाउचर बनाते हैं हमारे यहाँ पे कि इस बंदे ने मेरे को इनवॉइस दी, या फिर मैं उसको कोई भी बनाता हूँ जो बनाता हूँ उसको भी हम यहाँ पे इनवॉइस बोलते हैं। तो जो उसका इनवॉइस आएगा ना, उसके इनवॉइस के रेफरेंस में हमें भी इनवॉइस बनाना पड़ेगा, जो मैं एपी इनवॉइस बताना था। ये पेमेंट का वाउचर बन रहा है या इनवॉइस बन रहा है? ये इनवॉइस बन रहा है। ठीक है, पेमेंट वाउचर जो आप बोल रहे हैं वो मेरा पेमेंट एंट्री में आ जाएगा। इनवॉइस बनाने के लिए तो सारी चीजें चाहिए, मेरे पास जीएसटी नंबर। तो वो आपने सप्लायर के टाइम पे बना चुके हैं, जब मैंने सप्लायर रजिस्टर किया है ना,
तो वो उस टाइम पे सारी डेट डल चुकी है, न्यू वेंडर है, मतलब एक नया वेंडर है, तो वो पहले सप्लायर क्रिएट होगा। 15-20 लाख का भी लेना है पहले से, हाँ और उसका बिल रहेगा 50-60 लाख का, ठीक है, लेकिन उसको एडवांस पेमेंट देनी है 2-3 बार जाके, चौथी या पांचवी पेमेंट में जाके वो भी फाइनल देगा। ठीक है। तो उसका पेमेंट का डायरेक्ट हमें वाउचर बनाना है, आपको पहले ना जीएसटी नंबर है, ना हाँ नाम है, जीएसटी नंबर वगैरह। अच्छा देखो, पहले तो अगर एक नॉर्मल सी बात बताओ, अगर आप किसी भी क्लाइंट को 15 लाख रुपए इतना ह्यूज अमाउंट दे रहे हो तो आप सारी डिटेल तो लोगे। ऐसा नहीं है, सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला तो आप सप्लायर रजिस्टर नहीं जीएसटी करोगे। नंबर भी दे देगा क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट को, तो लेकिन वो फाइनल बिल नहीं दे रहा है किसी ने, हाँ वो कोई बात नहीं, अगर क्योंकि नहीं उसका अमाउंट फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, वो कोई बात नहीं, आप सप्लायर क्रिएट कर दीजिए। सप्लायर तो क्रिएट करना पड़ेगा, वो आपके नीचे जो सप्लायर क्रिएट वाला डिपार्टमेंट है वो क्रिएट करेगा। आप उस टाइम पे जीएसटी नंबर नहीं डालें, ठीक है ना। तो अब जब आप एडवांस पेमेंट बोल रहे हैं ना, तो एडवांस पेमेंट के टाइम पे दो चीजें होंगी। एक तो आपका एडवांस पेमेंट का अपने सिस्टम पे इनवॉइस बनेगी, जिसको आप एडवांस पेमेंट वाउचर बोलते हैं, लेकिन सिस्टम इनवॉइस बोलता है, वो भी बनेगा। वो जितना आप चाहते हैं, जितना आप एडवांस, ठीक है ना, जितना आप चाहते हैं, ठीक है ना, वो बनेगा। और उसके बाद उसी वो इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट होगी। पेमेंट करने वाले को आप अगर मुंह बोली बोल दोगे ना कि इस सिस्टम में कि आपको 15 लाख की पेमेंट इस सप्लायर को करनी है, सिस्टम नहीं कर पाएगा, वो लेगा नहीं। एक महीने के लिए हमने ऐसा एक बिल बना दिया, उसकी पेमेंट नहीं होगी, उसका फाइनल बिल आएगा हमारे 2 या 3 महीने बाद। ठीक है, जब जीएसटी जमा करने के लिए बंदा जा रहा है तो जीएसटी के इनपुट में अगर उसने वहाँ पे उठा दिया हुए भी तो नहीं दिखेगा, उसने फाइनल बिल बनाया ही नहीं अभी। लेकिन यहाँ से सिस्टम से उठा लिया उसने कि ट्रूअल में ये ट्रूअल वैल्यू डाल देते हैं इतनी, क्योंकि यहाँ जब बिल एक परफॉर्मा इनवॉइस बना रहे हैं तो जीएसटी भी बना रहे हैं इसका। मान लो 2 लाख रुपए दिया, 2 लाख के ऊपर आईजीएसटी इनपुट मिले हैं, इसने सिस्टम से रिपोर्ट निकाली, जो आपको पेन ट्रूअल में दिख रहा है वो ले लिया इनपुट, साथ में इसका भी ले लिया जो एडवांस में मेरे को जबकि वो इनपुट दिखेगा ठीक है, हाँ, ठीक तो है। उसके इसमें क्या किया जाएगा? जब मैं एडवांस का इनवॉइस बनाता हूँ ना, उसमें मैं फिर जीएसटी मैप ही नहीं करता। मतलब एडवांस का इनवॉइस बनाते हुए मैं उसमें जीएसटी मैप ही नहीं करता, तो वो मेरा जीएसटी कैलकुलेट भी नहीं करेगा। विदाउट जीएसटी ऑप्शन है, हाँ विदाउट जीएसटी ऑप्शन है, वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा। और जब खर्चे में तो चल जाएगा कि हमने पहले कुछ एक्सपेंसेस करे अपनी, और वो टिल द टाइम जब तक मेरा एपी इनवॉइस नहीं आता, जब तक वो देता तब तक वो मेरा एडवांस टू वेंडर पे खड़ा रहेगा। बताओ तो प्रोसेस कैसे है पहले एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं। मैं यहाँ पे इनवॉइस में न्यू ग्रुप बनाया, अभी मैंने करा है एडवांस के लिए, इसको मैंने सेव कर दिया, न्यू इनवॉइस बनेगा। अब यहाँ पे मैं अपना सप्लायर लूँगा, एक्चुअली मैंने यहाँ पे सप्लायर ले ली एबीसी के नाम से। अब यहाँ क्या होगा कि मैं उसको एडवांस दे रहा हूँ ना, तो एक तो ये मेरा इनवॉइस है। अब इस एडवांस के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ इनवॉइस नंबर तो डालना ही है ना, तो वो मैं खुद ही बना के दे देता हूँ, क्योंकि एडवांस का तो कोई इनवॉइस होता नहीं है, लेकिन सिस्टम में तो डालना ही है। ठीक है, मैं इसको डालता हूँ एडवांस डेट, मैंने रिस्पेक्टिव डेट डाली, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये कर दिया, मैंने इसको मेरे से पोस्टिंग रूल ये हमेशा मांगेगा। यहाँ मैंने अब एडवांस देने के लिए भी कौन सी साइट से हो रहा है, ठीक है, लोकेशन क्या है, किस यूनिट के रिगार्डिंग मैं एडवांस दे रहा हूँ, ठीक है। उसका कोई वर्क ऑर्डर अगर बना है तो ठीक है, नहीं बना तो मुझे एक डिफॉल्ट वर्क ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा मेरा ऑपरेशन मैनेजर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या मतलब कोई एम्प्लॉई है ऑपरेट, कुछ भी मैंने अमाउंट डाला, सेव किया, जो। अब इसके बाद यहाँ पर मेरा ना एडवांस बिल लाइन करके एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे एडवांस बिल लाइन करता हूँ। तो अब इस टाइम पे ये मेरे को लाइन खोल रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मेरे को डालना है अमाउंट, जैसे 15 लाख अमाउंट डाल दिया, इसको करिए से। अभी ना इसने क्या किया, इसने मेरे को ना एक वो बोल दिया कि मुझे पीओ और लाइन बनाना है। अब ये सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ। हमारे सिस्टम में ना एडवांस अलग होता है, और जो आप बोल रही हैं 15 लाख ये वाला, इसको अलग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री पेमेंट, ठीक है। और एडवांस जो होता है जिसके लिए मेरे को डिफाइंड मैंने पीओ बना रखा है, ठीक है। तो अगर तो मेरा वो एडवांस है तो मुझे पहले पीओ बनाना पड़ेगा, ठीक है, पीओ बनाना पड़ेगा। और पीओ जब बनेगा तो उसमें एक लाइन होगी पीओ के अंदर कौन कौन, हाँ ठीक है ना, वो आएगी। तो वो मैं यहाँ पे मैप करूंगा, तो वो मेरा उस इनवॉइस के अगेंस्ट में अवेंस्ट है वो दिखाई लगेगा, ठीक है। ये मेरा एडवांस वाला हो गया यहाँ पे।
लेकिन अगर मैं किसी को कर रहा हूँ पेमेंट, जो आपने जैसे मेरे को बताया, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये प्री पेमेंट जो आपने इनवॉइस बनाया, परफॉर्मेंस इनवॉइस बनाया, हम्म। ये अभी फिलहाल क्या दिखा रहा है? क्रेडिट दिखा रहा है? अभी तो कुछ बनाया नहीं मैंने, अभी तो ये प्रोसेस ही इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि ये मैंने एडवांस वाली कैटेगरी में डाला हुआ है ना। ये प्री पेमेंट भी अगर बनाते हैं, हम्म। फिगर बना दी 15 लाख रुपए की, हाँ जी। तो वो क्या कहलाएगा हमारा? जब तक कि उसका फाइनल बिल जाएगा वो क्रेडिटर ही कहलाएगा बुक में? वो मेरा एडवांस टू वेंडर दिखाएगा। एडवांस टू वेंडर, एडवांस टू मतलब उस टाइम पे जो मेरी जर्नल एंट्री पास होगी वो एडवांस टू वेंडर डेबिट टू बैंक हो जाएगी। ग्रुपिंग क्या रहेगी? क्या रहेगी सर? ग्रुप क्या रहेगा? बैलेंस शीट में कहाँ का दिखाएगा ये? ये वाला एडवांस टू वेंडर वाला, वो मेरा जो मैंने उस टाइम पे सीओए कैटेगरी में डाला होगा, अब वो क्या रहेगा वो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। जो ग्रुपिंग मैं ऐसी पेमेंट जिसका अभी बिल नहीं है। हाँ, वो मेरा एडवांस टू वेंडर है। इवन वो, और अगर मैं एडवांस में पे करता हूँ तब भी मेरा वो एडवांस टू वेंडर में ही दिखाता है। क्या है डिपॉजिट्स वगैरह डाल के दिखाएंगे बैलेंस शीट मान के एडवांस ये टू सारी वेंडर एंट्री नहीं हमारी रहेगा। मार्च मंथ में हुई। वो एक एडवांस टू वेंडर हमने शायद करंट एसेट में डाला होगा ना। डिपॉजिट्स वगैरह में दिखाएगा क्या है कि हमने पहले इन्वेस्ट कर दिया जो कि बाद में इन्वेस्ट करेंगे। मैं जो आपने एडवांस में आपको अभी बता देता हूँ, हमने जो डाला हुआ है प्रोविजन हो गया है पैसे को पहले प्रोविजन कर दिया उसका वो आगे जाके कर देगा। ऑब्वियसली अगर वो जब उधर वो सर्विसेज डिलीवर होगी तो उसका बिल आगे मुझे हो ही जाएगा। जब परफॉर्मेंस वो बनाएंगे तो प्रोविजन अलग चीज है। नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं है सर, कहीं पे भी ग्रुपिंग कहीं देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मैम है इस सिस्टम में। जैसे अभी तक हम जो एंट्री करे थे कहीं पे भी हमने जनरल एंट्री डाली नहीं है। कहीं पे दिखाएगा ना फिर ये वैसा एडवांस टू वेंडर में दिखाएगा और सप्लायर के स्टेटमेंट में भी दिखाएगा। हाँ, क्योंकि सप्लायर बने तो सप्लायर स्टेटमेंट में तो दिखाएगा ही। अभी जो आपने एडवांस टू वेंडर बोला मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ये उस पर क्या मैप है, क्योंकि जो मैपिंग है वो सारी मैम ने दी है मुझे। वो ये असेट्स में दिखाएगा नेक्स्ट उसको प्रीपेड एक्सपेंस दिखा है। नहीं नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस अलग हो जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस की टर्मिनोलॉजी अलग होती है, वो आपका एक पीरियड होता है, ठीक है, पर ये आपका एडवांस है। एक साल के लिए कह रहे हैं। ये देखो एडवांस टू वेंडर मेरे जो यहाँ पे हमने मैप किया है वो अदर करंट एसेट्स में आया हुआ है, करंट असेट्स में लोन एंड एडवांस वाले ठीक है ना। हाँ, अदर करंट एसेट के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है। एक तरह से हमने कि पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इसकी कुछ भी ड्यूरेबिलिटी एनी सर बिल आएगा तब उससे एडजस्ट। हाँ ठीक है, वो अदर करंट एसेट्स में, ठीक है। इस तरह के एडवांस के केस है ना हमारे काफी रहे कि बिल आता है बाद तो वो में जो आपका बेस पे पेमेंट। तो वो जो एडवांस वाला जो मतलब मैं बता रहा हूँ, जो आपका एडवांस वाला जो केस है, अगर वो मेरा पीओ जीआरएन के अकॉर्डिंग है। कोटेशन बेस पे आता है। अच्छा, कोटेशन दे दी एज्यूम करके देती है आपको 15 तो आप उस टाइम पे परचेज ऑर्डर बना लेते हैं या अभी नहीं? कोटेशन आती है परचेज ऑर्डर फाइनल बिल पे होगा। नहीं, परचेज ऑर्डर फाइनल बिल पे कैसे, पहले तो पीओ ही पास होता होगा ना, बनता होगा यहाँ से। कोटेशन अलग चीज होगी, मैं पीओ की बात अलग कर। जैसे कि हमने वेंडर से डील किया, वेंडर ने हमें कोटेशन बना के देती कि ये मशीनरी वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे ठीक है, और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है। तो टोटल वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं ये रही कि इसमें से आप 2 लाख रुपए पेमेंट 2 लाख बाद में दे दो। अच्छा, अभी इस टाइम पे मेरा कोई पीओ नहीं क्रिएट हुआ इस टाइप पे, और अगर मान लो जैसे अभी अभी ज्यादा पेमेंट नहीं करते, मतलब ये है कि 20% 30% कर दी उसके बाद हम फिर बिल पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इस मतलब एक पूरे केस में पीओ बनाते ही नहीं है। पीओ फिर लास्ट में बनेगा ना जब फाइनल जब बिल आएगा। जब बिल आएगा तभी उसी टाइम पे पीओ बनता है। कोटेशन बेस में चलेगा स्टार्ट, पार्शियली पेमेंट हो जाएगी कोटेशन बेस।
ये तो वैसे पहले करना चाहिए। हाँ मतलब और बनाने में क्या जाता है, पार्शियल पेमेंट भी पीओ अगर बनाओगे पीओ में आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए सर, वैल्यू को सर अच्छा से भी वैल्यू तो फाइनली नहीं हो पा रही ठीक है, लेकिन फिर भी एक अमाउंट का या फिर पीओ के बाद में चेंज करना पड़ेगा या एक एडिशनल पीओ पे बनाना पड़ेगा। एडिशन भी हो जाएगा ना। अभी जो पेमेंट हो रही है अभी तो बिना पीओ की जाती है। नहीं, पीओ का प्रोसेस रख लेंगे कि मतलब मल्टीपल पीओ बना देंगे और सब पेमेंट करते रहेंगे, क्या ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल पीओ बट क्वांटिटी तो डिफाइन करनी पड़ेगी। ऐसा है कि हम पहले फाइनल बिल ले लें उससे और पीओ बना हाँ। लें तब पेमेंट स्टार्ट करें। वो ज़्यादा बेस्ट है कि आप क्योंकि नहीं देखो अगर कोटेशन बन गई तो इसका मतलब सामान आना उसी से है, ठीक है ना। तो अगर उसको हम बोलेंगे कि आप कम से कम फाइनल मेरे को अमाउंट बता दो, ठीक है ना, जो ऊपर थोड़ा बहुत रहेगा वो तो हम बाद में देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में देखते हो कई बार कि बड़ा कोई कपड़े का बड़ा व्यापार है, कोई कंपनी है कपड़ा बनाती है, अब वो क्या करती है कि वो आपको किसी बड़े वेंडर से डील हो गया उनका, क्लाइंट से हो गया, तो क्लाइंट से पहले कुछ एडवांस मनी ले लेते कि हम एक कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दे दो, फिर हम फाइनल आप जो है पेमेंट आप हमें कर देना जब डिलीवरी हो जाए, पार्सल कर देना, वन सर्टिफाइड कर देना। तो इस टाइप से है हमारा जैसे कि हमें मशीन भी खरीदनी है, कहीं तो कोई बड़ी साइट आ रही है, हमें मशीन भी चाहिए 50 लाख डिफरेंट डिफरेंट। अब 50 लाख की कोटेशन पे इकट्ठा हम उसको पैसा देंगे नहीं, क्योंकि उसका फाइनल बिल आने के बाद भी नहीं देंगे, क्योंकि वो उसका मशीन 2-4 महीने हम टेस्ट चेक कर देंगे। तो वो बोलेगा जो 50 लाख का है मेरे पास इतना बजट है नहीं, मेरे पास बेटर है जैसी लाइफ है, तो मेरे को थोड़ा सा क्या है आप 20% के आसपास की तो वो अगर 2-3 लाख रुपए उसको भी इंश्योर हो जाएगा, कंपनी ने पैसा दे दिया है, आपका प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कल को एकदम बना कर दे मशीन पैसा भी आ गया, जो परमानेंटली एक्सपेंसिव वगैरह वो स्टार्ट करना, तो उस केस में हमें पैसा देना है, जैसे 2 लाख रुपए देना है, तो उसमें ना तो पीओ बना है ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये है कि हमने अपना वहाँ से मशीन की डिलीवरी स्टार्ट कर दी, वो पैसे भी देंगे। लेकिन ये तो फॉरवर्ड टर्म्स पे हो गया ना, वर्बली लगा लो, कोटेशन है, कोटेशन तो लिख के दे दिए गए, फिगर भी दे दी भाई इतना आपका ये सब कुछ हो गया है, लेकिन ऑफ सिस्टम है, वर्बल है, उसमें पेमेंट कर दी और हमें फिर पेमेंट को का सोर्स डिफाइन करना है, जैसे कि हम इसमें रखेंगे पेमेंट इस वजह से है। अब ये जो मेथड रखेंगे ना तो हम अपने बजट पे तो सर करके चलना पड़ता है, क्योंकि उसमें अगले आदमी को अगर नया वेंडर है तो उसको एश्योर नहीं होता, वो कहते हैं कि आपका कंपनी कल को ऑर्डर देगी बैक लगता है, मैं मशीन भी बनाऊंगा। पीओ में हम रजिस्ट्रेशन भी तो पास कर सकते हैं, जैसा आपने रजिस्ट्रेशन भी बता रखा है, या तो जैसे आप परफॉर्मेंस कोई बनाएगा जब ये भी परफॉर्मा बनाए एक वो बना फाइनल आ जाएगा तब उसको हटा के उसको लगा दिया है प्रोविजन इसमें परफॉर्मा का नहीं, परफॉर्मा का नहीं है, बट वो है कि क्या कहते हैं, देखो जब तक वो पीओ बन गया ना, वो पीओ बंद नहीं, हम तब तक जब तक पीओ बंद नहीं होता हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, वो एडिटेबल रहेगा, मतलब जब तक सामान नहीं आ गया, कहने का मतलब, ठीक है ना, एक बार पीओ बन के सामान आ गया पीओ बंद हो जाएगा। नहीं वो तो 2-3 दिन बाद ही डिलीवर हो जाता है, जैसे मैंने पेमेंट की दूसरे तीसरे दिन वो मशीन ही बता देगा सर, अच्छा सारी नहीं लेकिन मतलब स्टार्ट कर देगा, जितना आपने वैल्यू दिया उसके हिसाब से वो स्टार्ट कर देगा, लेकिन वो जो 2 लाख रुपए मैंने दिया वो उसकी जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है फिलहाल, अभी तो जैसे कहीं ना सामान की भी नहीं है, ये सामान कहाँ से आ गया, सामान तो साइट पे पहुंच गया, साइट वाले को पहुंच गया, तेरे को पता है, सिस्टम को नहीं पता, सिस्टम ने रिसीव कर लिया, सिस्टम रिसीव नहीं कर सकता, तो फिर पता क्या होगा, फिक्स्ड एसेट भी नहीं बढ़ेगी आपकी, कुछ नहीं होगा, भी नहीं आएगा, और अकाउंट से तेरा बेनामी पेमेंट होगी है, सिर्फ एक ही चीज दिखाई कि पेमेंट गई आपसे, इसको बेनामी को, हमें नहीं पता कौन है वो, बस, तो ये बस सारा प्रोसेस ही गलत है सिस्टम की आरपी के हिसाब से, इसके लिए एक पीओ बनेगा, पीओ बनेगा, उसमें क्या क्या एक फिक्स अमाउंट जो मैक्सिमम अमाउंट तक का जो पीओ बनेगा, उस पीओ उसके बाद जो रेट फाइनल होता है उसके हिसाब से पीओ में एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्या डेबिट नोट क्या, हां डेबिट नोट क्रेडिट नोट मतलब जो भी रहता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो पास हो जाएगा, वो एक परफॉर्मा देते हैं भाई इतने लाख की रहेगी मशीन, तो उसके हिसाब से पीओ जनरेट कर दें, और उसमें मैं एक ना टर्म्स कंडीशन में चेंज नहीं होता तो बैलेंस नहीं, उसमें टर्म्स कंडीशन आ जाएगा कि जो जो तो कह रहे हैं बाद में डिसाइड होगा, उसका एक कंडीशन आ जाएगा उसमें, बढ़ता है तो उसका हाँ बढ़ता है या घटता है वो जो भी है उसके हिसाब से होगा, उसके बाद तो ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट उसका पास हो जाएगा। अब इसके पास होने से तीनों चीज होगी, तेरे को पता है पेमेंट कहाँ गई है,
तेरे को तेरे एक्सपेंस बुक हो जाएंगे। फिर हम उसको एडवांस में ले जा सकते हैं। अगर पीओ जनरेट होगा फिर ये ऐसा है कि ना आए, लेकिन पीओ बेस पे एक चीज बाबा बता, 5 लाख की मशीन है, 5 लाख प्रोविजन तो तेरे को करना ही पड़ेगा ना, चाहे कुछ हो जाए। क्या 5 लाख का प्रोविजन तो करना पड़ेगा ना। अगर वह बाइक में 5 लाख में दे, हो सकता है 4 लाख में दे दे, तो पैसे तो रखेगा ना 5 लाख, जो तो तैयारी तो रखेगा। कोटेशन से तो ज्यादा ही लेता, कम तो कोई नहीं करता। कोटेशन एग्जांपल के लिए 5 लाख तो रखेगा। अब ऐसा भी नहीं है 5 लाख मतलब तूने सोचा 4 लाख और अचानक से 10 लाख आ गया, ऐसा भी नहीं होगा। और हमारी जो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है वो ये हो जाती है कि सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए हमें उसको पैसा देना पड़ता है कि हम कोई डमी काम नहीं है, हमने आपको ऑर्डर दे दिया तो पैसा भी देगा। और पीओ भी इसीलिए दिया है जॉब्स के लिए कि जो सामान डिलीवर कराए, तो इसीलिए भी क्या है कि पीओ डालना जरूरी है। तो बन जाता है, उसको तो पता पहले से ही काम चल रहा है तो दे देगा। नया कोई अगर मान लो कोई ऐसी डिफरेंट मशीन की आपको बनवानी है, तेरा तो ये ना, अब इसकी तो ईआरपी हिसाब से जब एसबीआई मॉडिफाई होगा ना, तो ये वाला फिर तेरा एसबीआई बनने में नहीं देगा। विदाउट पीओ तो हम भी नहीं चाह रहे पेमेंट, फिर बस यही करना है, कोटेशन बेस पे पीओ बना देते हैं। हाँ कोटेशन बेस पे पीओ अगर कुछ अमेंडमेंट होता है तो एडिशनल पीओ, एडिशनल वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट सेम पीओ के एडिशनल पीओ नहीं बनेगा। एडिशनल पीओ बन गया, एडिशनल सामान चाहिए, एडिशनल पेमेंट चाहिए, सब कुछ एडिशनल, वो भी नहीं चाहिए। हम पीओ के आगे डेबिट क्रेडिट नोट पास करेंगे और उसके अमाउंट को रजिस्टर करेंगे, दैट्स इट। पीओ के क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्रेडिट नहीं पीओ के टाइम पे नहीं, लेकिन जब फाइनल इनवॉइस आ जाएगा ना तो उसके अंदर हम डेबिट क्रेडिट नोट डालेंगे और उसमें पीओ का आ जाता है, मैप हो जाता है। अमाउंट हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे करते हैं लेकिन वो पीओ मैप हो जाता है। और उसमें मेरे रिकॉर्ड्स में ये भी आ जाएगा कि हाँ वो मेरे रिकॉर्ड्स में ये भी दिखाएगा कि इनिशियल लेवल में मेरे को कोटेशन 5 लाख की थी, लेकिन अब एट द एंड में जब 6 लाख आया तो 1 लाख का डेबिट होगा, तो मतलब इतना मेरा फ्लक्चुएशन आया कोटेशन से लेकर अभी फाइनल इनवॉइस। वही तो सर इसमें एक समस्या होगी सर, जो जीएसटी बंदा हो उसमें एक समस्या होगी कि सर अब नियम आ गया कि अगर जैसे हम अपने जैसे सामने लोग बोलते थे कि आप मैं वो कर दे रहा हूँ डेबिट नोट इशू कर दे रहा हूँ, तो मैं इसको अगर मैं क्रेडिट नोट इशू करूँगा। अब क्या है कि अब सामने वाला गलती से वो भूल गया सर, अपने साइट पर पोर्टल जीएसटी की साइट पर जाना सर कि वो डेबिट नोट इशू नहीं किया उसने, तो ये तो रह गया बंदा, सर इसको पीछे करना पड़ेगा, इसको दिक्कत होगी सर मैच कराने में आगे। नहीं ऐसा नहीं कि हम तो आइडल चैनल लेके चलेंगे कि वो अपनी डेट पूरी कर रहा है, हम अपनी डेट पूरी करेंगे। क्यों सर अगर वो नहीं कर रहा था तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, हमारा सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम में तो हम ये रखेंगे ना कि फिर हम उसको फोर्स करेंगे भाई तो कर, या तो कोई और तरीका अपनाएंगे इसमें वो करे। वो तो जीएसटी रिटर्न में उठा लेंगे ना, डेबिट नोट अगर नहीं उसने काटा है, हमने क्रेडिट नोट वगैरह दिया तो भी रिटर्न में दिखाएगा ही। दिखाएगा। अगर सर मोबाइल में भूल जाता है ये जो कहता है जैसे भूल जाएगा तो जिस महीने में दिखाएगा हम उसी महीने में दिखा देंगे। होता है कंपलसरी होता है देते हैं तो दिखाई देते तो हैं अगर वो यू की जगह वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट हम सामान तो वर्क ऑर्डर हम अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हैं। तो भाई इसका पीओ नहीं बनेगा वर्क ऑर्डर शर्मा जी, तो वो जियो की तरह हम करेंगे, हम लोग वर्क ऑर्डर करेंगे। जैसे रिलायंस क्या करता है हमारे साथ, हमें वर्क ऑर्डर देता है, बस हम भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्यों शर्मा जी? हाँ ऊपर से जो पेमेंट हुआ जो अगर पेमेंट बच गया तो अच्छी बात है, हम वही प्रोसेस बनाओगे तो पीओ और वर्क ऑर्डर में तो अगर मान लो पीओ में वैल्यू आपकी 100 रुपए है तो वर्क ऑर्डर में जरूर 100 यूज हो जाएगा, 90 हो 98 हो, तो हम वही प्रोसेस यूज करके करेंगे ना उसमें, क्योंकि वो जब रिलायंस कर रहा है कभी बढ़ा भी देता है कभी कम यूज होता है तो बढ़ा देता है। तो हमें तो ये करना है कि जब बढ़ना होगा तो बढ़ाएंगे, कम करेंगे। तो ऐसे केस में तो पीओ वर्क ऑर्डर जो भी ये वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपने में इंप्लीमेंट कराएंगे, हो जाएगा इसमें ना। लेकिन कनेक्ट होना पड़ेगा किसमें मतलब कोटेशन पे ही कर देते हैं सारी चीजें, दोनों चीजें फिर उसमें परचेज ऑर्डर अलग निकालना पड़ेगा तो उसके अंदर वर्क ऑर्डर अलग बेटर है पीओ वाला, और मैं पीओ वेंडर के लिए हम पीओ वाला ही रखते हैं। परचेज ऑर्डर बनाती वीडियो तो कोटेशन पे ही करवाना चाह रहा है नहीं फिर ऐसा कि इस चीज को दोबारा से टेकअप करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करते करते कि कैसे करना है। दोनों चलने के चलोगे ना तो फिर अमेंडमेंट हो जाएगी। भाई वो 10 लाख का अगर मान लो हमें दे रहा है कोटेशन तो हम क्या है 11 लाख रुपए की परचेज ऑर्डर जारी कर देते हैं, उसमें से 11 से ज्यादा तो कहाँ जाएगा, 1 लाख का एक्सेस ही दे दिया बाकी नहीं 10 लाख का करें, उसके बाद फिर उसमें एडिशन का कर देंगे। यूज जो होगा वो वर्क ऑर्डर से होगा, परचेज ऑर्डर तो हमने एक वो शील्ड दे दी, हाँ मतलब वो एक एक्सेस वैल्यू ले ली कि हमने इससे ज्यादा ऊपर बजट तो जा ही नहीं सकता।
यूज उसमें से कंजम्पशन जो होगी वो वर्क ऑर्डर में हाँ उसको एक फंड शीट दे दी कि हमने प्रोविजन कर दी है इतने का, कितना एक्चुअल होगा एज पर एक्चुअल उसमें भी नहीं रोकेगा उसमें भी नहीं रोकेगा। फिर एक बार मान लो 15 लाख रुपए कितने परचेज ऑर्डर जारी करें, चाहे बेशक साथ में 12 लाख का ही हो वर्क ऑर्डर, तो 3 लाख रुपए आपको स्पेयर में दिखाता है, या तो लैप्स हो जाएगा या एडिशन कराना पड़ेगा, जैसे लाइफ एडिशन कराना पड़ता है। इस पर डिस्कस करना पड़ेगा वर्क ऑर्डर उसके लिए, क्योंकि सेल्स के टाइम पे तो ठीक है, अभी तो लेकिन परचेज वेंडर के टाइम पे नहीं ऐसा है ना, नहीं दीपक ये वाला जो डिसीजन अभी यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि इसमें ना ये भी बात करके आएंगे, हम इसमें दोबारा बैठेंगे और ना चीज को रखना पड़ेगा। तो क्या जो जारी करेगी ना, हाँ परचेज ऑर्डर जारी करेगी वेंडर को एडमिट उनको रखना पड़ेगा, भाई आपका काम यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे आपको ना परचेज ऑर्डर भी देना पड़ेगा और साथ में फिर वर्क ऑर्डर आपको इसके हिसाब से वर्क ऑर्डर भी दिखाना पड़ेगा। नहीं इस पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट ये ऐसे क्लोज नहीं होगा, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं। अब इसमें ये भी बात करके आएंगे, क्योंकि इनके भी ऐसे क्लाइंट होंगे है ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, उसमें होता ही है। ये वाला पॉइंट हम दोबारा टेक अप करेंगे, इसका ये लेके चल कि सोल्यूशन नहीं मिला, ये पॉइंट टेक अप नोट रहेगा, मैं भी नोट कर रहा हूं, हम इसको दोबारा टेक अप करेंगे। और कोई केस अब आके में हमें तो ऐसा कोई केस नहीं है जैसे ये दीपक ने बताया, कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो अभी लेकिन एक चीज बता दूं, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि जो ऐसी पेमेंट दे देते हैं वो नहीं करना, क्योंकि वो इसमें पेमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो हमारी हर चीज को रोकेगा। आरके में तो ठीक है। एडवांस पेमेंट होती है, कोई हमारे मशीनरी वाले देशों में हां आपके होते हैं आरके में तो बड़ी जिंदगी का रिलाइज भी तो कर देता नहीं लेकिन वर्क ऑर्डर का टाइम आता है, वर्क ऑर्डर भी नहीं है आप लोगों को नहीं लेकिन आप समझ कोई करता है बीएस रिलायंस आरके को देता है, एक बार आरके को दिया था जब एफटीटीएक्स आए थे, एक ही बार समझ हम तो ये प्रैक्टिस में लगा रहे हैं कि बिना सोच डिफाइन किए कोई पेमेंट नहीं होगी, तो वो होता हम वापस ही रोकेंगे, तो पेमेंट ही नहीं कर पाएगा। हमारी पेमेंट तो शुरू कर, पेमेंट ऐसे देखो ना 8-9 करोड़ कोड नहीं ना, इनका वेंडर कोड बना हुआ होगा, वो प्रीपेमेंट की तरह जाएगा ना, वेंडर कोड के ऊपर एडवांस दिया जा रहा है, दिया जाएगा वो बने नहीं बारकोड नहीं बने वो तो रहेगा मतलब वेंडर को हमारा वो डेटा लिस्ट में आ जाएगा कि इसको हमने पेमेंट करी हुई है, वेंडर सप्लाई स्टेटमेंट में, तो मतलब वो फिर क्या दिखाओ एडवांस टू वेंडर ना, एडवांस वेंडर, ठीक है, वो वेंडर के अंदर ही आएगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कोई अगर किसी को वो वेंडर कोड बना हुआ हो उसी के अगेंस्ट हाँ वो मतलब पेमेंट किसको करी है ये तो पता लगेगा, लेकिन मतलब किस किस बंदे को किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट की है या किसके लिए, वो अगर मैं प्री पेमेंट करता हूँ तो उसमें एक चीज होती है, वो अपने करंट वेंडर को ही दे रहे हैं एडवांस वाला। अगर कोई नया वेंडर जुड़ता है, मान लो ऐसे एक नया वेंडर रजिस्टर उसको एडवांस का प्रोसेस देंगे ही नहीं, पता है मुझे नहीं, मैं तो बोल तो रहा हूं आरके तो कोई नए के लिए बात कर रहा हूँ ना, हमारा एक वेंडर जुड़ रहा है जो नया है, अगर पुराना है तो वो तो उसको तो अपने वैसे बिना पेमेंट के भी दे देगा मशीन, उसको पता 4 साल से उसके साथ काम कर रहे हैं, उसका 10-12 लाख रुपए मंथली बिजनेस भी हमारे पास, हम उसको कहते हैं 5 लाख की मशीनरी वहाँ पहुँचा दी, तो वो इस पेज पे कर देगा, 4 साल से काम कर रहा है, प्रॉब्लम मार्क है मेजर केस वो कह रहे हैं कि न्यू वेंडर है सर, ये है कि हमें मान लो कि कहीं पे मशीनरी वगैरह देनी आपको हाँ, और हमारे करंट में हमारे पास कोई वेंडर नहीं है, तो हमें मशीनरी उस टाइप की प्रोवाइड करा और भी हम रिलायंस ना अदर है जैसे कंपनी में हमें हां ठीक है, अब आपको किसी क्लाइंट के पास मशीनरी डिप्लॉय करनी है, ठीक है, और हमारे पास तो ऐसा कोई वेंडर फिलहाल है या है भी, तो वो छोटे लेवल के अगर हम किसी भी वेंडर को जैसे ये कह रहे हैं न्यू वेंडर पेमेंट करेंगे तो वेंडर तो बनाना ही पड़ेगा, वेंडर बनाएंगे रजिस्टर भी करते हैं, ऑब्वियसली फिर तो वही वेंडर कोई रजिस्टर पेमेंट आ जाएगा। हाँ तो मतलब हाँ पेमेंट 2 लाख की करिए, अगर मैं प्री पेमेंट दिखाता हूँ तो उसके अंदर मैं ये नहीं टैग कर सकता कि ये इस मतलब सोर्स इसका सोर्स कहने का मतलब कि कौन से परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट है, कौन सी कोटेशन है, क्या मंगाया क्या नहीं मंगाया, लेकिन अगर मैं एडवांस दिखाता हूँ तो मेरे को सोर्स ये सब तो वो सिस्टम खुद ही मांगेगा। ठीक है, लेकिन जब इस केस का ना एक बार डिस्कस करके जो बेस्ट ऑफ आउट है ना वो बताना, मैं फिर इसका डिस्कस कर लूँगा ये एडवांस और प्री पेमेंट दोनों को हमें यहाँ पे कैसे करना है, तो वो क्या कहते हैं मतलब इस सेशन के मतलब इस सेशन मतलब पूरी वीडियो के अंदर में कोई
लेकिन मैं जो वो पुशअप करूँगा कि पहले पीओ ही बने, नहीं तो नॉर्मल पीओ का करना प्रॉपर है। अगर पीओ मेरा ऊपर नीचे जाता है तो हम डेबिट और क्रेडिट मेमो ले लेंगे, उसके अंदर भी हम मतलब क्या कहते हैं रेफर रिमार्क कर लेंगे कि ये क्या है, वो हम डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम वर्क ऑर्डर वाला या पीओ वाला करेंगे ना, ठीक है सिस्टम मतलब अच्छा रहेगा, लेकिन द थिंग इज यूजर का भी काम बढ़ता है। ठीक है। वेंडर कोड सर नहीं वैसे भी बन जाएगा, वैसे भी बन जाएगा। हमारी पेमेंट में ये तो डिफाइन होगा ही कि किसके अगेंस्ट पेमेंट करना है। ठीक है। अभी भी हम कोटेशन पे पेमेंट कर रहे हैं, वो वेंडर कोड अगर कोटेशन विदाउट हमने भी 30% कोटेशन पे ही होता है, वो क्योंकि वो मानते ही नहीं है, उनको चाहिए नया तो खासकर जब नया वेंडर होता है वो तो थोड़ा स्लो फील के चलता है। हालांकि फिर उसके बाद का स्लो आप बेशक उसको डिले कर दो पर वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। नहीं तो एक चीज है जो हम और कर सकते हैं, अगर हम प्री पेमेंट कर रहे हैं किसी सिस्टम, तो चलो उसके अगेंस्ट कोई ना कोटेशन, प्री पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वेंडर तो मस्ट है, वो तो डालना ही पड़ेगा। तो वो हाँ, तो वो सिस्टम आपको रोकेगा तो नहीं, और ना वो आपसे मांगेगा कि ये प्री पेमेंट दे रहे हो तो इसके अगेंस्ट क्या इनवॉइस है क्या कुछ है। हम अपनी उसके लिए उस प्री पेमेंट में अटैचमेंट लगा देते हैं, कोटेशन लग जाएगी, कोटेशन आती है। हाँ, वो कोटेशन को हम सिस्टम में अपलोड कर देते हैं कि भाई आप ये रहेगा, इतना जीएसटी रहेगा, ये बिल अमाउंट पर बिल नहीं दे पा रहे। हाँ, तो हम कोटेशन को ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, इसमें कोई एंट्री वेंट्री नहीं होगी, बस अटैचमेंट के अंदर वो कोटेशन पीडीएफ एक्सेल जैसे भी है वो अपलोड हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, वो हमारा भी रेफरेंस है। और फिर जब उसका फाइनल पीओ आ जाएगा तो वो जितने पीओ मतलब वो पीओ है वो पीओ बनेगा, जीआर इनवॉइस, और जितनी प्री पेमेंट मैंने पहले कर रखी है वो सारी उस इनवॉइस पे लग जाएगी। उसे केस में मतलब इस टाइप की हेल्प मिल जाएगी। हाँ, वो फिर मैं आपको ना एक करने के बाद एडवांस और प्री पेमेंट वाला उसमें एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ये वेंडर से जो अप्रूवल है वो एचओडी पे के अप्रूवल पे कितना वेंडर अप्रूवल भी अभी हमने नहीं लगाया था, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो लग जाए तो हो जाए। क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि अगर मैंने बनाया, मैंने कर दिया, और मतलब मैंने ही वेंडर बनाया, मैंने ही अप्रूव कर दिया और मैंने ये जाके एडवांस का अप्रूव प्रोसेस करा दिया, तो फिर क्या होगा ना कि इसमें मेरा वो सेकंड चेक पॉइंट अब ये वाले स्टेज के बाद मुझे क्रिटिकल लग रहा है। अब ये क्या रहता है, ये क्या कहता है कि इसके वेंडर है, अच्छा वेंडर है, इसको मैं 16 को दे दूं, जिसके बारे में वाले ने ऐसे सर्टिफिकेशन बना वेबसाइट के भी। हां, सिस्टम में डालो, सिस्टम में डालने के बाद करेंगे क्यों? हां सर, हेलो वेटिंग हर ऑप्शन को यूज करोगे ना तो ज्यादा क्लियर अभी डेमो लगेगी, अभी ये बोल दिया फिर उसको ये यार का अभी भी वो क्लोज चल रहा है, मैं आपको 10 मिनट फोन कर लूंगा। ठीक है, वाला सिस्टम में डलवाओ। ठीक है, श्योर, ठीक है श्योर। अभी जितना भी आप आ रहे हैं ना ऊपर से ज्यादा, मैं भी यही कह रही हूँ, वो बिल्कुल ऐसे जाएगा, नहीं वो होगा ही। ये जो फॉर्म है आप सबको मेल आया है, आप लोगों को साइन करके देना है, और वो इसलिए जब तक आप वो करेंगे नहीं, तो इसीलिए, और ये साइन करने का क्या करने रहे, मतलब फिर वरना फिर ये होगा कि हाँ नहीं तो फिर वो फिर आप रिवीजन तो दोगे, लेकिन समझ ना, देखो जब तक समझोगे नहीं तब तक फायदा नहीं है, और समझ नहीं क्या बारी आएंगे अभी देखो बैंकिंग के लिए जो नॉर्मल पेमेंट्स है ना वो तो अभी है, पहले शादी तो कर लो, सैटरडे संडे में अभी आपको बुला लेंगे, संडे को हाँ संडे को, हम सबको तो नहीं आना सैटरडे संडे, सबको क्या करेंगे आगे सुबह आपने बोला अच्छा नहीं ठीक है, अभी इनका और कुछ है। बाकी वो जो नीचे के 4 पॉइंट्स है ना वो नॉर्मल रिपोर्ट्स वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो अगर आपका माइनस तो मैं करवा देता हूँ, वैसे तो ज़्यादा नहीं, वो कोई बात नहीं, मैम टिकअप कर लेंगे उसकी ज़्यादा। सर जी एपी इनवॉइस बैलेंस क्या? एपी इनवॉइस मैं आपको खोल के दिखाता, ठीक है ना,
पहला तो वो एमएसएमई वाला हो गया था सप्लायर ट्रैकर। अब सप्लायर ट्रैकर में क्या है कि किसी भी सप्लायर के अगेंस्ट मेरी कितनी पेमेंट्स है, कौन कौन से इन्वॉइसेस बन चुके हैं, ठीक है ना, वो सब मेरे को देगा। मैं यहाँ पे जनरल ऑपरेशन में जाऊँगा, यहाँ पे मेरा सप्लायर ट्रैकर आना, ये रहा सप्लायर ट्रैकर। मैंने सप्लायर ट्रैकर ओपन किया। अब मुझे यहाँ पे सप्लायर की डिटेल डालनी। अभी मेरा जैसे कोई भी सप्लायर में उठाता हूँ, अभी मैंने बुरहानी सेव वाला उठाया था, ठीक है। तो एक तो मुझे ये सारी उसकी डिटेल देनी। सप्लायर में जाके मैं जाता हूँ लिंक पे। अब वो लिंक के अंदर ना मेरे को एक कुछ वो दे रहा है, जैसे परचेज ऑर्डर है। मैं यहाँ पर रिट्रीव करूँगा तो वो मेरे को डिटेल देगा इस सप्लायर के कौन से परचेज ऑर्डर्स बने हुए हैं। पेमेंट करके रिट्रीव करूँगा। मैं अब दूसरा सप्लायर लेके देता हूँ, इसका कुछ है। अब ये लिया। अब इसके अंदर जो परचेज ऑर्डर है मैं इसको रिट्रीव करूँगा। देखो इसके अगेंस्ट जितने परचेज ऑर्डर बने हुए हैं वो मेरे को सारे दिखा रहे हैं, ठीक है। सप्लायर सेलेक्ट किया, उसके लिंक टैब में आया परचेज ऑर्डर, पेमेंट इसी को क्लिक करके मैं रिट्रीव करूँगा। ये मेरे को सारी पेमेंट दिखाएगा जो मैंने इसको की, ठीक है। हर पेमेंट अगर आप इसकी डिटेल्स को सबको एक ही कॉलम्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कहाँ से पेमेंट हुई है, सप्लायर आईडी क्या है, ठीक है। उसके बाद किस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हुई है वो सब, इसके अगेंस्ट कौन से इनवॉइस बने हुए हैं, तो सारे इनवॉइसेस भी यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो वो सप्लायर ट्रैकर मेरा इसलिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा रिसीव्ड बट नॉट इनवॉइस रिपोर्ट। ये मेरी इनवॉइस की रिपोर्ट वो भी है कि जो मेरे परचेज ऑर्डर बन गए हैं, जीआरएन बन गया है, लेकिन अभी मैंने उसका इनवॉइस नहीं पास किया, तो वो सारी रिपोर्ट मेरी यहाँ दिखाएगा। इसके अंदर ही मेरा रिसीव नॉट इनवॉइस वाली वो है। इसके अंदर मैं डिटेल डालूंगा कब से लेकर कब तक की, तो मुझे सारी डिटेल देगी। जैसे मैंने ये डिटेल डाली है, अब मैं रिपोर्ट निकालती हूँ। तो ये मेरे जितने भी इनवॉइसेस हैं सप्लायर अकॉर्डिंग, मतलब इनवॉइसेस नहीं जीआरएन, कि मेरा इसका ये सामान है जो अभी तक आ चुका है, लेकिन इस सामान को इसके अगेंस्ट मैंने अभी तक इनवॉइस नहीं बनाया। और इनवॉइस ना बनाने का मतलब है उसका जो बंदे का इनवॉइस है वो अभी तक मेरे सिस्टम में डला नहीं है, ठीक है। अब अभिकेश जी के नाम का कोई है सप्लायर, उसका भी ये इनवॉइस है जो अभी तक नहीं डला। ऐसे वो मेरे सारी डिटेल मुझे लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एपी इनवॉइस बैलेंस। ये मेरा एपी इनवॉइस बैलेंस, मैं रिपोर्ट जाऊंगा, रिपोर्ट में मेरे को अपने हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट में मेरा क्या क्या चल रहा है वो बताता रहेगा। मैं इस पे आया, ये मेरा एपी इनवॉइस बैलेंस आया। अब इस डेट के इसमें मैं अलग अपने फिल्टर्स डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद वो मुझे मेरी रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि कौन से इनवॉइस ऐसे हैं। मतलब मैं जो भी इनवॉइस सेलेक्ट करूंगा वो मेरे को दिखाएगा कि इस इनवॉइस के इतनी पेमेंट हो गई है, इनवॉइस का जीआरएन आ चुका है, कुछ वो डिटेल मेरे को इस रिपोर्ट में, ठीक है। और लास्ट जो है परचेज ऑर्डर ट्रैकर, ये मेरा पीओ के अगेंस्ट है कि मेरा कौन सा पीओ अभी बंद हो गया है, मतलब क्या कहते हैं, कौन सा पीओ ऐसा है जो मेरा अभी जीआरएन हो गया है या फिर उसके अगेंस्ट मेरी पेमेंट रहती है या कर दी है मैंने, वो सब मेरे को बताता है। ये रहा मेरा परचेज ऑर्डर ट्रैकर। अभी आपको ना, अच्छा अभी चल रहा है, ये देखो ये मेरे सारे पीओ से बता रहा है। इसके अंदर से जितने मेरे ओपन इनवॉइस हैं वो सारे यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है ना। कंफर्म्ड है वो भी दिखा रहा है। और अगर कोई मेरा इनवॉइस ऐसा है जिसमें अनटिक्ड है तो वो मेरे वो हैं जो मेरे क्लोज हो चुके हैं। क्लोज होने का मतलब ये है उस परचेज ऑर्डर पे जीआरएन भी आ गया और उसका इनवॉइस भी बन गया, ठीक है ना। बाकी जितने हैं जिसपे टिक आ रहा है ओपन वाले पे टिक है, तो मतलब ये है कि वो मेरा कहीं ना कहीं रुके पड़े, ठीक है ना। ये मेरी अब जैसे यही वाला पीआर गेन मैं इसको पिक करता हूँ, तो अब मेरे सारे पीओज की मेरे को रिपोर्ट दे देगी, ठीक है। हेडर लाइन रिलीज ये सब मेरे को दे देगी। बस इतना ही था आज। सर इसमें वो नहीं थी टी कोड यूज कौन सा वाला टी कोड कोड मतलब जैसे सैप में जैसे कि नहीं यूज करते टी कोड यूज करते हैं। मुझे आईडी नहीं है। आपको साइड को नहीं आना, जैसे हमारा टैली में जैसे फॉलो होता है, जैसे
जीएसटी वही अकाउंट 10.5 में जीएसटी अकाउंट देखना होता है मेरे को डाटा उसके लिए डीओ अकाउंट से बता देना सर सर उसके लिए किस किस को आना है सभी को आना है सर अकाउंट में इसे सभी शॉर्ट को कीज पेड है नहीं लेकिन शॉर्ट अच्छा शॉर्ट कीज नहीं वो सेल्स का short- संडे को पॉसिबल नहीं सर नहीं इधर संडे को सर सेल्स बुलाओ संडे को सेल्स क्या है ना हाँ जी शनिवार संडे को को नहीं मैं बताता हूँ संडे सेल्स का क्या है और हाफ डे सेल्स का कितना लंबा होगा लंबा का काम है वो तो मैं क्या बताता हूँ मैं संडे तो मैं कह रहा था कि मेरा आईटी की पर तो ये दे क्या उसमें फीचर से नहीं संडे को एक का है ये मेरे को एक दिन शिफ्ट करना पड़ेगा तो संडे को मोस्ट प्रॉब्ली मेरा असेट या कैश में से कोई एक रहेगा तो ये सेल वाला मैं 29 या 30 में करवा दूंगा ना शिफ्ट क्यों क्योंकि 1 तारीख को मानसी अवेलेबल है अच्छा और वो उसने मानसी ने देना ठीक है तो वो जो मैं ये वाला 1 तारीख है कि या तो 29 30 के अंदर किसी दो में एक को करवा दूंगा अच्छा ठीक है तो सैटरडे संडे दोनों क्या मैं क्या क्या बाहर अभी जा रहा नहीं है सर आपको बीमारी फैल गई वो बीमारी पहले पोल्यूशन